श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अब आप हमारे केमिस्ट्री के सारे वीडियो श्री गुरुकुल्स गूगल ऐप पर भी देख सकते हो। एक ऐप लॉन्च किया गया है श्री गुरुकुल नाम से, उसमें आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे रहे हैं, जिसे आप तुरंत ही डाउनलोड कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो अध्ययन करेंगे रासायनिक बल गतिकी का पार्ट 3, जो कोटि होती है उसका निर्धारण कैसे करते हैं इसका स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोटि निर्धारण। कोटि निर्धारण कोटि निर्धारण कोटि का जो निर्धारण करेंगे वो हम समाकलित रासायनिक समीकरण से करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो कोटि का निर्धारण हम कैसे करेंगे वो अभी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जो है, आपको पता है मैंने कल जो वीडियो अपना सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था, ये 0 कोटि की इक्वेशन होती है, 1 कोटि की होती है, जिसको जो है प्रथम कोटि की कह सकते हैं, द्वितीय कोटि की भी हो सकती है। तो हम जो केवल करेंगे 0 कोटि और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए कोटि का निर्धारण करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लेता हूं शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया हेतु कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया बताई थी, जिसमें जो अमोनिया था वो 1130 केल्विन टेम्परेचर पर डीकम्पोजिशन हुआ था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डीकम्पोजिशन हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये एक जो अमोनिया का डीकम्पोजिशन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिप्राय ये होता है, जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स मीन्स जो अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कोई अभिक्रिया का वेग चाहे सांद्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए, तो अभिक्रिया के वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आप अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो हम अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? देखिए, अभिक्रिया का वेग आप हमारे ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है अभिक्रिया की वेलोसिटी, अभिक्रिया का वेग, उसको बताने के लिए जब कभी भी क्रियाकारक या अभिकारक या जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उसके लिए बताने से पहले हमेशा नेगेटिव साइन काम लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस डी, ये रिएक्टेंट्स की सांद्रता अपॉन ये dt, केवल t। तो ये मैंने बताया था, R का मतलब है ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का। अब देखिए, यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के और 0 के लिए रिएक्टेंट्स, यहां मैंने लिख दिया 0। ये जो रिएक्टेंट्स है, एक्टिव मास R0, तो इसके अंदर देखिए ये 0 कोटि है, क्योंकि यहां शून्य कोटि लगा दी है, क्योंकि यहां पर इसकी सांद्रता का
कोई भी अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 0, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे। यदि रिएक्टेंट्स के लिए आप अब जो है अभिक्रिया का वेग लिखोगे तो यहाँ नेगेटिव लगाना रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। और यदि आप यहाँ इस प्रकार से लिखते हो तो आपको यहाँ 0 लगाना। तो अब देखिए, अब यहाँ आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं कि जो किसी की भी जो पावर 0 हो तो क्या लिखते हैं, मान लीजिए ये इसकी पावर 0, तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R0। यदि इसकी पावर 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यदि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ R0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। जो ये एक्टिव मास जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये देखो, ये हो गया वेग इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डी टी इक्वल टू के। ये व्यंजक कैसे आया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 से यदि मैं k को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये देखिए माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। तो ये मेरे पास में वेग आया, जिसे मैं रीअरेंज करता हूं साइन। ये जो माइनस का साइन है इसको मैं यहाँ नहीं लगाकर यहाँ लगा रहा हूं। कभी भी आप जब दोनों इक्वल में किसी को एक माइनस बना सकते हो, तो मैं ये जो माइनस है इसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ। तो ये हो गया, रीअरेंज कर रहा हूँ तो इसलिए दे देखिए डी एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू माइनस के डी टी। ये माइनस कभी भी इक्वल हो बीच में तो माइनस आप इधर या इधर कहीं भी रख सकते हैं। तो अब देखिए इस अभिक्रिया को, इसमें ये हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया है, ये अवकलित अभिक्रिया है। ये अवकलित अभिक्रिया हो गई, अवकलित अभिक्रिया। तो अब यहां देखिए अवकलित समीकरण है या अवकलित अभिक्रिया है। तो जो अभिक्रिया इसमें आपने देखा कि ये है इसमें अवकलित। अब इस काम को समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा समाकलित रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए समाकलन कैसे करते हैं, यहाँ ये लिखेंगे, समाकलन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे डी एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू माइनस, यहाँ हो जाएगा ये के डी और टी। अब देखिए जब हम इसका समाकलन करते हैं, जब हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है कि जब हम समाकलन करेंगे तो देखिए यहां पर इसका समाकलन डी आर का होता है आर, समाकलन हो जाता है आर। और उसके बाद में यहां देखिए इसका जो समाकलन होगा वो आपके क्या होगा, इसमें देखिए माइनस के टी। तो ये इसका समाकलन हो गया। अब यहां देखिए जब समाकलन करेंगे तो यहां एक समाकलन कांस्टेंट आएगा आई, इसको कहते हैं समाकलन स्थिरांक आई। अब देखो ये जो समाकलन, अब मान लीजिए रिएक्शन है, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये t0 टाइम पर, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट्स का जो आयतन है वो क्या होगा, ये होगा R0, क्योंकि देखो 0 टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो
आर की जगह ये होगा R0 और टाइम है 0। 0 का मीन्स है अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखो इस R की जगह मैं रख देता हूं इस रिएक्शन, R की जगह मैं रख देता हूं R0 इक्वल टू माइनस के, टाइम मैंने ले लिया 0। देखिए ये जो t है मैं t की वैल्यू रख दिया, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, यहाँ t की वैल्यू मैंने 0 रख दी, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में प्लस i, तो ये पूरा व्यंजक शून्य हो गया, तो मेरे पास में आ गया जो है i किसके इक्वल हो गया, R0 की। देखिए R0 इक्वल टू i हो जाएगा क्योंकि ये पूरा व्यंजक 0 हो गया, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो i इक्वल टू R0, R0 इक्वल टू i लिखो या I0 इक्वल टू R लिखो। तो अब देखिए मेरे पास में i की वैल्यू ये आ गई R0, तो मैं जो ये i की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुटिंग कर देता हूं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें पुटिंग कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन। अब देखो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ R या एक्टिव मास ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस I की जगह मैं क्या रखूंगा R0, तो मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर ये R0 हो गया। तो ये देखिए एक्टिव मास ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक्टिव मास ऑफ R0। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर हम मुझको के टी की वैल्यू निकालनी, तो देखिए के टी इक्वल टू कंसंट्रेशंस ऑफ R0, ये वहां जाएगा तो इसको रीअरेंज करके मैंने कर दिया R। देखिए अब कागज लेके बैठिए, पेन लेके बैठी और अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, तब समझ में आएगा क्या किया। वापस देख लीजिए ये नेगेटिव के टी था, इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव था, इधर ये जो आपका R0 है ये पॉजिटिव था, तो मैंने इस R को उधर भेजा तो ये नेगेटिव हो गया। तो मेरे पास में यह, तो मुझे अब निकालना क्या है, इसकी सहायता से समाकलित रासायनिक समीकरण की सहायता से मुझे क्या निकालना है, वेग स्थिरांक। तो हम कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं, वेग स्थिरांक की मदद से। तो मेरे पास में ये आ गया k इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस एक्टिव मास ऑफ R अपॉन T, ये मेरे पास में आ गया, ये मुझको चाहिए था, ये देखिए ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी चीज को आप ग्राफ मेथड से भी निकाल सकते हो के की वैल्यू, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक। ये एक्टिव मास ऑफ R यहाँ क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, R क्या है, टी टाइम पर सांद्रता, टी क्या है, टाइम है। वापस देखिए के का मीन्स ये क्या हुआ, वेग स्थिरांक, R0 प्रारंभिक सांद्रता, R टी टाइम पर सांद्रता और टी यानी टाइम है। तो अब देखो हमें ये सारी वैल्यू पता है, तो हम इसमें वैल्यू निकाल कर और इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा P और टाइम हमको दे दिया मान लीजिए 0। प्रारंभिक अवस्था में तो टाइम 0 ही होगा, जब इस रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो 0 होगा। तो अब देखो मान लीजिए रिएक्टेंट था 10 ग्राम, कुछ समय बाद 5 मिनट बाद में वो 8 ग्राम हुआ, फिर 10 मिनट बाद में 6 ग्राम हुआ। तो देखिए मेरे पास में T की वैल्यू है और R0 जो आपका ये एक्टिव मास ऑफ R0 है, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में 10 ग्राम ही रहेगा, ये तो फिक्स है। और T टाइम पर डिफरेंट टाइम पर यदि मैं K की वैल्यू निकालूं तो यदि K1
इक्वल टू K2 इक्वल टू K3। एप्रोमैक्स यदि बराबर आते हैं इस समीकरण में रखने पर तो वो हमेशा कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की होगी। यदि आप इस अभिक्रिया में इनकी वैल्यू रखते हैं और K की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अब देखो, अब जो हम बात करेंगे वो इसी चीज को एक ग्राफ मेथड से निकालेंगे। ग्राफ मेथड से कैसे निकालते हैं? तो देखिए ग्राफीय मेथड दिखता है, उससे हम निकालते हैं। तो देखिए अब ग्राफीय मेथड, तो ये देखिए इधर साइड में ग्राफीय विधि से अब जो समाकलित रासायनिक अभिक्रिया जो थी उससे हम ग्राफीय विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहले हमें इसमें कौन सी रिएक्शन लेनी है, वो एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। कौन सी रिएक्शन ले रहा हूं? ये वाली रिएक्शन ले रहा हूं, यानी आपको पता होना चाहिए ये वाली रिएक्शन है ये। तो यहां देखो ये रिएक्शन है R का कंसंट्रेशंस यानी सांद्रता R की इक्वल टू माइनस KT प्लस ये हो गया R0। अब देखो ये है मेरे पास। अब ये एक रेखीय समीकरण हो गई। कैसे हो गई? ये है y इक्वल टू mx प्लस ये हो गया c। देखिए जो इसमें ये आपका R है तो ये देखो ये जो R जो है इसमें ये क्या हो गया y, और ये जो x जो ये हो गया आपके t, और ये जो c हो गया आपका R0। तो देखिए अब मैं इसको एक जो है रेखीय समीकरण, ये मैं रेखीय समीकरण से इसको ग्राफ से सॉल्व करता हूं। तो ये देखो ये मेरे पास में ग्राफ, ये x अक्ष है और x अक्ष के ऊपर क्या लेना, देखो यहां देखिए t लेना है। तो ये मैंने ले लिया t टाइम, और देखिए y अक्ष पे क्या लेना है, एक्टिव मास ऑफ R। तो इधर मैंने ले लिया एक्टिव मास ऑफ R ले लिया। अब देखो इसका जो ग्राफ आएगा उसमें यहां स्पष्ट है कि जो ये k की वैल्यू माइनस है, तो देखिए माइनस का मतलब ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए यहां ढाल प्रवणता, यानी k जो है वो है ढाल, और ये जो है यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट ये है c, यानी हमारे पास में ये आ गया जो एक्टिव मास ऑफ R0। अब क्या करोगे आप, ढाल तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे ढाल? देखो यहां से मान लीजिए ये आप किसी भी तरीके से आप यहां एक ट्राइंगल बना देते हैं, किसी भी जगह बना लो 2 पॉइंट लेके। तो आपको पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल, और ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद में यहाँ थीटा, इसकी वैल्यू आपको टाइम से पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू इससे पता चल जाएगी। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इससे आप जो है k की वैल्यू ढाल निकाल सकते हो। तो ये जो है ये मेथड कौन सा मेथड हो गया, ग्राफीय विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए अर्धायु। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं हम अर्धायु।
ये क्या होती है अर्धायु? जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट से आपके प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जब रिएक्शन होती है तो मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट्स होते हैं वो उनकी मात्रा क्वांटिटी कम होती जाती है, प्रोडक्ट। एक ऐसी स्थिति आएगी जब रिएक्टेंट्स की मात्रा 50% यानी आधी हो जाए, रिएक्टेंट्स की मात्रा आधी हो जाए, तो उसको बोलते हैं अर्धायु। तो देखिए रिएक्शन में आपको स्पष्ट है कि भाई रिएक्टेंट्स तो घटेंगे और प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ये 50% रह जाएगा, आधा रह जाएगा, उसको बोलते हैं अर्धायु। तो देखिए हम जानते हैं कि जो K की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये ली थी K इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस एक्टिव मास ऑफ R अपॉन T। अब देखो जो यहां पर जो आपके लिए T लिखेंगे ये 1/2 अर्धायु के लिए, और R कितना हो जाएगा, जो आपका एक्टिव मास ऑफ R है वो हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ R0/2। तो इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुटिंग कर देता हूँ, यानी यहाँ लिख देता हूँ T1/2 और यहाँ R की जगह ये पुटिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए K इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस, अब R की जगह मैं ये रख देता हूं एक्टिव मास ऑफ R0/2, और टाइम की जगह मैं यहाँ लिख देता हूं T/1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक 1R में से 1/2R माइनस हो गया, तो पीछे क्या बचा, केवल ये बचेगा एक्टिव मास ऑफ R0/2 और अपॉन T1/2। ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा K इक्वल टू R0 अपॉन ये हो गया 2 T1/2। इस T को यहाँ लाओ और K को यहाँ रख दीजिए, तो मेरे पास में हो गया T1/2 इक्वल टू R0 का कंसंट्रेशंस, और नीचे ये लिख देते हैं 2, यहाँ आ गया K। तो मेरे पास में जो ये अर्धायु ये आ गया T1/2 यानी अर्धायु। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके अर्धायु हो गई। तो ये आपको अच्छी तरह से करने के लिए एक बार आपको नोटबुक कलम इसकी तो आवश्यकता होगी। आप इसको कीजिए, 2-3 बार कीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, आप अपने हाथ से करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। तो ये हमारे शून्य कोटि की जो है वो अभिक्रिया और उसके लिए अर्धायु और ग्राफ होंगे। अब हम करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए सेम वही अभिक्रिया का जो वेग निकालते हैं, तो सबसे पहला फार्मूला वही -d एक्टिव मास ऑफ R/dt। ये मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी जब क्रिया कारक के साथ निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि ये शून्य कोटि की नहीं है, ये प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अभिप्राय क्या होता है? प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया उसका मतलब ये होता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक ही क्रिया कारक पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही क्रिया कारक पर। उस एक क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होगा। जैसे कल मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, जो एस्टर था CS3COOC2H5 प्लस S2 इक्वल टू CS3COOH प्लस C2H5OH।
उस रिएक्शन में हमने देखा था ओनली फॉर एक, केवल एक क्रिया कारक पे डिपेंड करता है, वो प्रथम कोटि की थी, तो यहाँ भी प्रथम कोटि की। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो dt है यहाँ डिवाइड में, इसको मैं यहाँ लाता हूँ और इसका r को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस d एक्टिव मास r अपॉन r इक्वल टू k dt। मैं साइन को रीअरेंज कर देता हूं, तो मेरे पास में आ गया d r अपॉन r इक्वल टू माइनस k dt। तो हमारे पास में अवकलित समीकरण आ गई है। अवकलित समीकरण आने के बाद में हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो ये हो गई अवकलित समीकरण। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो इजी से पता चल जाएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ, साइड में देख लीजिए इधर। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे कभी भी आपको दे दिया जाए कि 1/x और यहाँ दे दिया dx, तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है log बेस ex होता है। ये देखो ऐसा होता है। तो यहां देखो 1/r भी है और dr भी है, तो इसका हो जाएगा, समाकलन करते हैं इसका। तो देखिए समाकलन dr अपॉन r इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन k dt। अब देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log बेस a r इक्वल टू माइनस k t प्लस आई। आई कहाँ से आया, समाकलन करने पर जो आई आता है वो होता है समाकलन स्थिरांक। अब देखिए वही बात, यदि t क्या हो, 0 हो, यानी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, t जब 0 होता है तो r यानी एक्टिव मास ऑफ r किसके बराबर होगा, r 0 के, यानी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, अभी जो क्रिया कारक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ रिएक्टेंट्स में। अब देखो यहाँ यदि मैं 0 रखता हूँ तो आपको पता है ये जब 0 रखूँगा मैं इसको तो क्या होगा, आई किसके इक्वल होगा, इसके। नहीं तो करके बता देता हूँ। ये देखिए log बेस e एक्टिव मास ऑफ r इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस आई। log बेस e r इक्वल टू आई। तो आई किसके इक्वल हो गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई जो है इसके इक्वल है log बेस e r, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे। तो आई की वैल्यू में यहाँ ये पुटिंग कर देता हूँ, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं पुटिंग कर देता हूँ। ये जो मेरे पास में इक्वेशन आई है इसमें मैं जो है आई की वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं इसमें। तो देखिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा log बेस e एक्टिव मास r इक्वल टू माइनस k t प्लस
अब देखो यहाँ जो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, आई की जगह log e r0। देखिए r0 इसलिए क्योंकि r की वैल्यू यहाँ r0 है, तो यहाँ r की जगह r0 रखना पड़ेगा, क्योंकि t उस टाइम की बात करें जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो मेरे पास में ये आ गया r0 हो जाएगा ये। अब देखिए आप स्पष्ट हो गया कि भाई यहाँ पर जो i की वैल्यू है हमको ये रखनी थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, जब t 0 है और r किसके बराबर है, यानी जो अभी कारक है, रिएक्टेंट्स है, वो r0 के ही बराबर है, तो मैंने ये इक्वेशन बना दी। अब देखो रीअरेंज करना है, तो ये माइनस KT है, इसको मैंने इधर लाया तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया KT इक्वल टू ये हो गया log बेस E एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस log बेस E एक्टिव मास ऑफ R। क्यों आया ये जो था व्यंजक ये उधर चला गया, माइनस का हो गया और ये प्लस का आ गया। अब देखिए यहाँ हमको क्या निकालना है, हमें तो के से मतलब है, तो देखिए तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो दोनों log E है, कभी भी जब ऐसा हो log A बीच में माइनस हो, log B हो, तो उसको अपॉन में लिख देते हैं। तो ऐसे भी लिख लो पहले के T इक्वल टू log बेस E एक्टिव मास ऑफ R0 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R। ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूं। देखो कभी भी जब ऐसा दिया हो log A इंटू log B, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log A अपॉन B। सॉरी ये माइनस है, तो ये इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई जो log E है इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये log के नियम से लिखा, मैंने यहाँ log का नियम लगाया। अब देखिए मेरे पास में ये आ गया। अब इसमें ये T यहाँ लाऊंगा तो मेरे पास में हो जाएगा K इक्वल टू 1 अपॉन T log बेस E एक्टिव मास ऑफ R0 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R। अब देखो यहाँ log बेस E है और ज़्यादातर हम वैल्यू log 10, यानी केवल log लिखो चाहे log 10 लिखो एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ मैं log करना चाहता हूँ, तो log E की जगह log लिखूंगा, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log एक्टिव मास ऑफ R0 अपॉन R। देखिए मुझे कैलकुलेशन इजी करने के लिए log बेस E की जगह मैंने यहाँ इसकी जो वैल्यू लिख दी, इसको log में कन्वर्ट कर दिया, log 10 में कन्वर्ट कर दिया। log 10 लिखो चाहे log लिखो, यहाँ 2.303 अपॉन T। तो अब देखो यहाँ पर जो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया वेग स्थिरांक, ये हमारे पास में आ गया वेग स्थिरांक। इसको आप चाहो तो समायोजित कर सकते हो, जैसे ये देखिए इसे log एक्टिव मास ऑफ R0 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R इक्वल टू KT अपॉन 2.303। अब देखिए प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ 0,
आपको यहां तक याद रखना सीधा के की वैल्यू ये मैंने लिखा है। यदि आपको कभी भी ग्राफ के लिए निकालना हो तो इसको रे की समीकरण में कन्वर्ट करता हूं। इसको भी देखिए, इसको मान लिया y इक्वल टू, इसको जो है t को मैं मान लेता हूं x, और ये k अपॉन 2.303 को मैंने मान लिया m, ढाल m, और प्लस ये c। तो देखिए सीधा सीधा स्पष्ट है कि y क्या हो गया, ये तो हो गया इसके अंदर y, x क्या हो गया, जो t है वो क्या हो गया, x हो गया, और m क्या हो गया, m हो गया आपके ये, और c क्या हो गया 0। अब मैं इससे इसको ये ग्राफ सॉल्व करता हूं। तो देखिए इसको ग्राफ मेथड से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहां ये y अक्ष और ये x अक्ष, ये हो गया इसका मूल बिंदु। तो देखो यहां पर y क्या होगा, ये होगा y, यहां होगा log एक्टिव मास ऑफ r अपॉन एक्टिव मास ऑफ r, ये होगा यहाँ। और उसके बाद में देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ सीधा स्पष्ट है t टाइम, क्योंकि x पर टाइम बता रहा है, ये देखो x पे टाइम। और देखो c है 0, तो c यहाँ से शुरू होगा, तो ये देखो c से 0 ऐसे ग्राफ बना। तो इसमें हम आपको जो है वो हमारे पास में ढाल प्रवणता आ जाएगी k, जो ढाल प्रवणता आ जाएगी इसमें सीधी सीधी k। तो उसी तरह से ये रे की समीकरण हो गया, ढाल प्रवणता हमारे पास में जो है वो k आ जाएगी। k क्या, यहाँ m की जगह वो k रख सकते हो आप, ये ढाल प्रवणता है। तो आप यहाँ k की वैल्यू निकाल सकते हो, k की वैल्यू, और जब k की वैल्यू आ जाएगी तो ये ग्राफ ये मेथड से आप इस k की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए इसके लिए अर्धायु निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, यानी अब हम निकालते हैं इसके लिए अर्धायु। तो देखिए अर्धायु कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। इसको अर्धायु, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु कैसे निकालते हैं वो देखिए। क्योंकि अर्धायु में मैंने आपको बताया था, कभी भी अर्धायु का मीन्स T/2, कभी भी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स की मात्रा आधी हो जाती है। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट्स यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए R है, उसकी जो है ये एक्टिव मास ऑफ R जो है ये हो गया एक्टिव मास ऑफ R0 का हाफ हो गया, ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये देखिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, ये लिख दिया log। अब देखो यहाँ R0 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये एक्टिव मास ऑफ R0 अपॉन ये R, ये मैंने इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ R की जगह मुझे क्या रखना, R0/2, तो मैं इसको R0/2 कहाँ से आया, यहाँ R की वैल्यू रख दी मैंने। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ द R, तो यहाँ R की वैल्यू रख दी, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log एक्टिव मास ऑफ R0 इंटू 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R0, तो ये R0 से R0 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में क्या व्यंजक बचा,
k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 2 log या log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपको याद रखनी है, 0.301 होती है। तो मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो मेरे पास में देखो क्या व्यंजक आया है, ये आया k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 2 log या log 2, और log 2 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन t तो अब देखिए यहाँ log 2 की वैल्यू क्या हो गई, 0.301। तो मेरे पास में आ गया k इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन t1 अपॉन 2। तो जो अर्धायु है t1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.693 अपॉन ये हो गया k। तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई अर्धायु की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि निर्धारण किया था, और उसमें समाकलित रासायनिक समीकरण से ग्राफ मेथड से हमने सीखा था कि वेग स्थिरांक जो होता है k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ग्राफ विधि से भी निकाल सकते हैं और समाकलित समीकरण से भी निकाल सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अब आप हमारे वीडियो श्री गुरुकुल्स ऐप है उसमें भी आप कंटिन्यू वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारे ऐप का और यूट्यूब वीडियो का शेयर करें। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने बहुत ही लोगों को शेयर किया, जिसके कारण से हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से वायरल हुई। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी तरफ से सभी को नमस्कार।